दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और आप सभी का स्वागत है रामश्री आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय मध्य पूर्व पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वहां पर इज़राइल का जन्म हुआ और 1948 से लेकर अब तक जो भी हालात पैदा हुए हैं हम उस पर गंभीर चर्चा करेंगे। और चूंकि ये विषय बहुत वृहद है और इसको एक लेक्चर में समेट पाना अत्यंत मुश्किल कार्य है, इसलिए इसको कई खंडों में प्रसारित करने का प्रयास किया गया है। तो पहले खंड में हम कोशिश करते हैं पृष्ठभूमि के विषय में जानने की कि आखिर वो कौन सी दशाएं थीं जिन्होंने एक यहूदी राज्य के जन्म के पीछे अहम भूमिका निभाई और कैसे फ़िलिस्तीन में यहूदी राज्य और अरबों का जो प्रश्न है वो इतना जटिल हो गया कि पिछले कई दशकों से आज तक वहाँ पर संघर्ष जारी है। हालांकि शांति स्थापना के भी व्यापक प्रयास हुए हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। अगर आप इस पृष्ठभूमि को अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप इज़राइल और फ़लस्तीन का ये जो विषय है इस पर आपकी राय और मज़बूत बनेगी और आप पूरे विश्वास से अपने शब्दों को, अपनी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पृष्ठभूमि से। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हम शुरुआत करते हैं वर्तमान में और फिर सीधे चलेंगे इतिहास में, और इतिहास से हम उस विषय को उठाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें इज़राइल का जन्म हुआ। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दुनिया में दो स्थलों पर जारी सैन्य संघर्ष तमाम दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। इसमें एक है रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा है मध्य पूर्व। हम दूसरे विषय अर्थात मध्य पूर्व के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य पूर्व एक बार फिर से कठिन दौर में उलझ गया है। ईरान और इज़राइल का आमने सामने, वो भी प्रत्यक्ष रूप से आ जाना, अब तक जारी संघर्ष की एक सबसे जटिलतम परिस्थितियों में से एक कही जा सकती है। सीरिया स्थित वाणिज्य दूतावास पर हुए तथाकथित इजरायली हमले से आक्रामक हुए ईरान ने जब ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर कार्रवाई की तो दुनिया हतप्रभ रह गई। दोस्तों, मौजूदा संकट की शुरुआत हमास के इजराइल पर हुए हमले से हुई थी। हमास का हमला लगभग आधी सदी पहले मिस्र और सीरिया की संयुक्त कार्रवाई की एनिवर्सरी के ठीक एक दिन बाद हुआ। आपको ज्ञात होगा कि 1973 के संघर्ष की परिणति पूरे मध्य पूर्व पर बड़े युद्ध के रूप में हुई थी। शबात के अवसर पर हमास ने इजराइल का एक हिंसक अतिक्रमण किया। हमास ने अपनी इस बेहद हिंसक कार्रवाई के पीछे यह तर्क दिया कि उनकी पवित्र अल अक्सा मस्जिद परिसर पर अवांछित तत्व जा पहुंचे थे। मित्रों, अल अक्सा मस्जिद इस्लामिक धर्मावलंबियों के लिए मक्का और मदीना के पश्चात तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं वे इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं। यहूदी समुदाय इस परिसर में टेम्पल माउंट के पवित्र स्थल होने का दावा करते हैं। पिछले काफ़ी समय से इजराइल और इस्लामिक देशों के मध्य संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2020 में इजराइल के बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य अब्राहम समझौता हुआ था। इसका प्रभाव यह हुआ कि संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यूएई ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को इस संघर्ष के लिए दोषी कहा है। ज्ञातव्य हो कि यूएई इस्लामिक सहयोग संगठन या ओआईसी
या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। हालांकि इसराइल का इस दौर का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी ईरान हमास के सैन्य अभियान को तथाकथित रूप से सताए हुए लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानता रहा है। मौजूदा संकट की शुरुआत 7 अक्टूबर से होती है। हमास के हथियारबंद दस्ते ने गाजा की सीमा का अतिक्रमण किया और भारी तबाही मचाई। कहा जाता है कि इसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। यह भी कहा जा रहा है कि हमास ने लगभग 300 लोगों को बंधक भी बना लिया था। हमास की शक्ति में साल 2007 के पश्चात वृद्धि हुई है। 2007 में फिलिस्तीन में हमास की जीत हुई थी। इसके एक सशस्त्र शाखा भी है जिसमें 30,000 से अधिक लड़ाके शामिल हैं। हमास का उद्देश्य इजराइल के स्थान पर एक अपना धार्मिक राज्य स्थापित करना है। इसी उद्देश्य के चलते वो इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। हमास का एक अन्य उद्देश्य इजराइल में बंदी फलस्तीनी लोगों की मुक्ति भी है। वो चाहता है कि इजराइल और मिस्र दोनों गजा पट्टी से सुरक्षा के नाम पर स्थापित अवरोध को भी खत्म करें। हमास इजराइल के विरुद्ध लगातार संघर्षरत रहा है। इजराइल ने वर्ष 2008 और 2014 में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की थी। हमास के द्वारा किए गए आक्रमण के पश्चात इजराइल ने गजा में कठोर सैन्य कार्रवाई आरंभ कर दी थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इजराइल की जो कार्रवाई थी वो बेहद ताकतवर कार्रवाई थी। उसमें अत्यधिक ताकत का इस्तेमाल किया है जिसके लिए इजराइल की आलोचना भी की जा रही है। ईरान की बात की जाए तो ईरान जहां तथाकथित रूप से हमास का आधार मजबूत करता है तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब से उसके संबंध अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। अपनी स्थापना के आरंभिक समय से हमास व सऊदी अरब के संबंध मधुर थे, लेकिन सदी की शुरुआत में उसकी नज़दीकियां ईरान के साथ महत्वपूर्ण होती गईं। वर्ष 2019 में सऊदी अरब में हमास के लोगों पर कार्रवाई के पश्चात हमास सऊदी अरब संबंधों में कटुता आ गई। इसी वर्ष हमास ईरान में वहां के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई से मिला। अभी तक हमास के आक्रमण के प्रत्युत्तर में इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी है। शांति स्थापना के प्रयास भी हो रहे हैं किंतु वे फलीभूत नहीं हो सके हैं। मित्रों, इस मौजूदा परिस्थिति के विषय में जानने के पश्चात अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, जिसके बिना इजराइल और मध्य पूर्व की राजनीतिक स्थिति के विषय में जानना अपूर्ण ही रहेगा। शुरुआत करते हैं इस क्षेत्र के भौगोलिक महत्व से। यह क्षेत्र एशिया, यूरोप और अफ्रीका को परस्पर संबद्ध करता है, जोड़ता है। यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है। उत्तर में काला सागर से दक्षिण में अरब सागर तक इसका 2000 मील तक विस्तार है। पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में ईरान के पर्वतीय क्षेत्र तक इसका विस्तार लगभग 1000 मील है। इसका विस्तार न केवल एशिया बल्कि उत्तरी अफ्रीका तक है। इस पूरे क्षेत्र का बड़ा भाग उष्ण मरुस्थल है, हॉट डिजर्ट है, जहां उच्च तापमान रहते हैं। स्वेज नहर इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक एक तरह से इकाई है, एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडस्केप है। अगर हम स्वेज कैनाल की या स्वेज नहर की बात करें तो भूमध्य सागर को लाल सागर से यह नहर जोड़ती है, इसलिए सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है। जारी संघर्ष में हमने देखा है कि किस तरह से स्वेज नहर पर जो माल की आवाजाही है वो भी प्रभावित हुई है, चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि तथाकथित रूप से ईरान समर्थित हूती जो विद्रोही हैं वे ऐसे जहाज़ों को निशाना बनाते रहे हैं जो उनकी नज़र में इजराइल से या तो आ रहे हैं, इजराइल को जा रहे हैं। विश्व की जो सर्वाधिक सलाइन लेक है या लवणीय झील है, उसके रूप में जाने जाने वाला जो मृत सागर या डेड सी है वो पश्चिम में इजराइल से लेकर पूर्व में जॉर्डन तक फैला हुआ है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स जैसी बड़ी नदियां तुर्की के पहाड़ों से निकलकर सीरिया, इराक होते हुए फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ में गिरती हैं। फारस, अदन और ओमान की खाड़ियां मध्य पूर्व के केंद्रीय व दक्षिणी भागों को
अरब सागर और उससे आगे फिर हिंद महासागर से जोड़ती हैं। तो ये भौगोलिक जानकारी लेने के पश्चात आपको पता चल गया होगा कि जियो पॉलिटिक्स जो है, यहाँ की जो भू राजनीति है, वो वाकई में बेहद संवेदनशील विषय है और पूरे के पूरे इतिहास में अब तक के हम पाते हैं कि जियो पॉलिटिक्स एक बहुत ही सेंसिटिव इशू यहाँ पर रहा है और इसी के चलते महाशक्तियों की रुचि भी यहाँ पर रही है अलग अलग समय पर। तो दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और टीजे फ्रेजर का जिक्र करते हैं कि टीजे फ्रेजर ने किताब लिखी है दी अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, और इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि अरब और यहूदी दोनों इस भूमि के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन दोनों समुदायों का दृष्टिकोण इस समस्या को लेकर बिल्कुल अलग है। अरबों का मानना है कि यह भूमि अर्थात फिलिस्तीन पीढ़ियों से उनकी रही है, इसलिए इस पर उन्हीं का अर्थात अरबों का हक होना चाहिए और उन्हीं का है। ठीक इसके विपरीत मत ज्यूज या यहूदियों का है, जो ये मानते हैं कि पिछले लगभग 2000 वर्षों से यह उनकी पवित्र भूमि रही है जहां से उन्हें पृथक रखा गया है। यह उनके सपनों का राज्य है, ऐसा ज्यूज मानते हैं। यहूदी मानते हैं जब 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा हुई तो फलस्तीन एक राजनीतिक इकाई के रूप में समाप्त सा हो गया था, किंतु फलस्तीनी तब भी अस्तित्व में रहे और इसका प्रभाव यह पड़ा कि विवाद ज्यों का त्यों आज तक बना हुआ है। इसके पश्चात के युद्धों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब तक दोनों पक्षों में स्थायी शांति नहीं स्थापित हो जाती, यह संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। 1993 से शांति की जो प्रक्रिया है वो काफी गंभीर रूप से शुरू हुई, ऐसा माना जा सकता है, और ये इससे स्पष्ट हो गया था कि इन दोनों पक्षों के मध्य स्थायी शांति का लक्ष्य अत्यंत जटिल भी है। शांति और संघर्ष दोनों एक तरह से चलते रहे हैं, कोशिशें चलती रही हैं कि दोनों पक्षों के मध्य शांतिपूर्ण समाधान निकले, लेकिन हितों के टकराव के चलते इस क्षेत्र में जो दोनों शक्तियां हैं वे लगातार संघर्षरत हैं। दोनों जो पक्ष हैं वे लगातार संघर्षरत हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या कैसे उभर कर सामने आई। 1880 के दशक की अगर बात की जाए, तब तक ना तो फिलिस्तीन का अस्तित्व था और ना ही इजराइल का। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के 2 प्रशासनिक जिले इस स्थान पर हुआ करते थे। ये थे संजाक और विलायत। तुर्क जनगणना नहीं करवाते थे, अतः स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मोटा अनुमान यह है कि इन दोनों इकाइयों की जनसंख्या 6 लाख हुआ करती थी। इनमें अधिकतम जो जनसंख्या थी वो सुन्नी अरबों की थी, हालांकि ईसाई भी बेहद कम संख्या में थे। 1931 की ब्रिटिश जनगणना के अनुसार 64% जनसंख्या यहाँ की कृषि से संबंधित व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। ये 2 बड़े समूहों में विभाजित लोग थे। तुर्कों से कुछ स्वायत्तता भी चाहते थे तो कुछ पूर्ण स्वतंत्रता। ऑटोमन साम्राज्य में भूमध्य सागर के पूर्वी अरब क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका और बाल्कन्स का बड़ा क्षेत्र शामिल था। इसमें अनेक समुदाय जैसे ईसाई और यहूदी अल्पसंख्यक समुदाय हुआ करते थे। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने जब जोर पकड़ा तो उसका असर अरबों के इस क्षेत्र पर भी देखने को मिलता है। 1908 की तुर्की की क्रांति के पश्चात इसमें और उभार आया। इस्लाम में नई राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। इस्लाम का बहुत बड़ा योगदान था इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में। अरब पवित्र धार्मिक ग्रंथ में वर्णित विचारों से अत्यंत प्रेरित हुए और अपने स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में सोचने लगे। इस्लाम ने इस पूरे क्षेत्र में उन्नति को भी प्रेरित किया। अरब राष्ट्रवाद ने अपनी प्राचीन सभ्यता के महत्व को समझना शुरू कर दिया था। 1880 तक अरबों ने यहूदियों के अपने घर के विचार को चुनौती के तौर पर अनुभव किया, चाहे वो मध्य पूर्व हो या फिर यूरोप। यहूदियों ने अपने निष्कासन को हमेशा याद रखा। मध्य युग के यूरोप में यहूदियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जहां एक और ये बिखरे हुए थे यहूदी जेरूशलम से प्रेरित होकर, वहीं दूसरी ओर
फ्रेंच क्रांति के पश्चात यूरोप के अनेक भागों में इन्हें स्वीकार भी किया जाने लगा। धार्मिक सहिष्णुता नए यूरोप का मूलाधार थी। हम सब जानते हैं कि किस तरह से मध्यकाल की समाप्ति के पश्चात जब आधुनिक युग आरंभ हुआ तो धार्मिक सहिष्णुता एक प्रमुख विचार के रूप में जन्मी, और इसका असर यहूदियों पर भी पड़ा जो यूरोप में और दुनिया के अनेक इलाकों में बिखरे हुए थे। यहूदियों ने यूरोप के विकास में योगदान किया था। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, इनका उल्लेखनीय योगदान रहा था। कृषि में इनका उल्लेखनीय योगदान भी था। यहूदियों को यही लगता था कि उनके इस योगदान से उनके जो साथी नागरिक हैं अलग अलग देशों में, जो कि अन्य धर्म के अनुयायी हैं, अभिभूत होंगे, इस उनके महत्व को समझेंगे, उनके योगदान के महत्व को समझेंगे, उन्हें हाथों हाथ लेंगे। पर एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद जैसे जैसे जोर पकड़ रहा था तो यहूदियों के सामने अस्तित्व का जटिल प्रश्न वैसे वैसे बड़ा होता जा रहा था। उस समय बड़ी संख्या में यहूदी जहां बसते थे वहां पर रूसी साम्राज्य के अंतर्गत वो उस समय आता था। ये क्षेत्र जहां पर यहूदी बसे हुए थे यूरोप में। रूसी क्रांतिकारियों द्वारा जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद यहूदियों की मुश्किलें और बढ़ीं। 1882 के मई कानून के द्वारा उन्हें आधिकारिक तौर पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, यानी कि ऑफिशियली ऐसा बनाया गया, ऐसी नीति अपनाई गई घोषित तौर पर जो यहूदियों के साथ स्पष्ट रूप से भेदभाव करती थी। बाकी नागरिकों के और यहूदियों के बीच गांवों में, कस्बों में और शहरों से उन्हें भागना पड़ा। यह सिलसिला 1914 अर्थात प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक जारी रहा। इसी बीच यहूदियों की एक बड़ी संख्या अमेरिका की ओर भी पलायन करने लगी। अब यहूदियों की दो धाराएं अस्तित्व में आ चुकी थीं। अब तक टू स्ट्रीम्स थीं ज्यूज कम्युनिटी की। एक समूह अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से प्रेरित हो रहा था, तो दूसरी ओर अपनी उस प्राचीन भूमि से जो मध्य पूर्व में थी उससे प्रेरित हो रहा था। इसी दूसरी धारा से हिब्बत जियोन या द लव ऑफ जियोन का विचार जन्मा, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे यहूदी जो जेरूसलम की अपनी प्राचीन भूमि से प्रभावित थे, प्रेरित थे, ये दूसरी धारा के लोग थे। और इसी धारा में विचारों का एक उद्गम होता है जिसे हिब्बत जियोन कहते हैं या द लव ऑफ जियोन कहते हैं। ये विचार जन्मा। इस लव ऑफ जियोन के विचार ने दुनिया भर में बिखरे हुए यहूदियों को फिलिस्तीन के क्षेत्रों में जाकर बसने के लिए प्रेरित किया। तो प्रथम आलिया के ये यहूदी बसाव ने एक तरह से यहूदियों की फिलिस्तीन में जो वापसी है उसका रास्ता क्लियर कर दिया था और एक तरह से शुभारंभ कर दिया था। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यहूदियों के इस राजनीतिक पुनर्जागरण की को जो प्रेरणा थी, जो इंस्पिरेशन थी, वो वियना और पेरिस के बौद्धिक पोषण से जरूर मिली थी। आपने प्रसिद्ध विद्वान सिगमंड फ्रायड का नाम सुना ही होगा। ये उनमें से एक थे। हर्जिल की जो पुस्तक है द जिव स्टेट एक युगांतरकारी रचना थी। जो लोग इसको पढ़ते थे वो प्रेरित होते थे और प्राचीन गौरव की ओर वो उन्मुख होते थे। उन्हें लगता था कि जेरूसलम और वहाँ के जो क्षेत्र हैं उनसे उनकी विरासत है वो जुड़ी हुई है, उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है और उनकी पहचान जुड़ी हुई है। थियोडोर हर्जिल ने लिखा अपनी पुस्तक में कि यूरोप में यहूदी बिखरे रहे हैं, कष्ट सहते रहे हैं। उन्हें तब तक स्थिरता नहीं मिल सकती जब तक उनका अपना राज्य नहीं स्थापित हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो द जिव स्टेट नामक पुस्तक में थियोडोर हर्जिल ने एक यहूदी राज्य, एक ज्यूइश नेशन की, एक ज्यूइश स्टेट की बात की और ये माना कि जब तक उनका अपना राज्य नहीं स्थापित होगा उनको मुश्किलों का सामना यूं ही करते रहना पड़ेगा अलग अलग देशों में। इसके ठीक बाद इन्हीं थियोडोर हर्जिल की अध्यक्षता में स्विट्जरलैंड के बेसल में दुनिया की सर्वप्रथम जियोनिस्ट कांग्रेस का आयोजन हुआ। इसका प्रधान विषय, जो मुख्य टॉपिक था, वो था फिलिस्तीन में यहूदियों के घर की स्थापना। एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे करके 20वीं सदी की शुरुआत से एक तरह से धीरे धीरे सही जो यहूदी राज्य का विचार है उसने जोर पकड़ना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध का इस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध का इस क्षेत्र
एक तरह से देखा जाए इस पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा था। अंग्रेज़ों ने तुर्कों के खिलाफ अरबों की सहायता करने का मन बना लिया था। हैशमाइट फैमिली के मुखिया हुसैन की काहिरा में ब्रिटिश उच्चायुक्त सर हेनरी मैकमोहन से वार्ता हुई। इस भेंट वार्ता में अरबों को भविष्य की स्वतंत्रता का अंश दिखा। इसमें कहा गया कि जो अलेक्जेंड्रेटा और मर्सिना के 2 जिले और सीरिया में आने वाले दमिश्क, होम्स, हमा और अलेप्पो के पश्चिमी इलाके पूरी तरह से अरब के भाग नहीं कहे जा सकते हैं। इसी कारण इन्हें उठाई गई मांगों से बाहर भी कर दिया जाना चाहिए। अरब इसे सीरिया और लेबनान का हिस्सा समझते रहे थे, जबकि दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने बाद में कहा कि ये अरब से बाहर के क्षेत्र हैं, ये इलाका फ़िलिस्तीन है। हालांकि जो काहिरा में वार्ता हुई, कैरो में जो वार्ता हुई, उस वहाँ पर कहीं पर भी किसी भी दस्तावेज़ में ना तो फ़लस्तीन और ना ही जेरूशलम का उल्लेख है। बस यहीं से विवाद की जड़ एक तरह से पड़ती है, एक तरह से विवाद का बीजारोपण या अंकुरण होता है उसके बाद की स्थिति में। 1917 के आते आते अंग्रेज ज़ियोनिस्ट मूवमेंट में अपने गठबंधन की संभावनाएं देखने लगे। डॉक्टर चेम विज़मैन रूस में जन्मे एक केमिस्ट थे। इन्होंने अनेक ब्रिटिश नेताओं, जिनमें से लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता शामिल थे, भेंट करनी शुरू कर दी। युद्ध के दौरान विज़मैन के एसीटोन की बेहद ज़रूरत भी महसूस की गई थी। ऐसे में 1917 में ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और विदेश सचिव आर्थर बेलफोर के अत्यंत नज़दीक पहुंच गए थे। लॉर्ड जॉर्ज और बेलफोर दोनों व्यग्र थे, उत्सुक थे कि कैसे वे यहूदियों का इस्तेमाल या ज्यूज़ का इस्तेमाल अपने हितों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए युद्ध काल में कर सकते हैं। अगर हम युद्ध काल का जो जिक्र कर रहे हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था, 1914 से 1918 के बीच का। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ब्रिटिश विदेश मंत्री की बात अगर की जाए तो वो चाहते थे कि कैसे यहूदी प्रतिभा का इस्तेमाल वो अपने हितों के अनुकूल करें। उन्होंने 2 क्षेत्रों में संभावनाएं देखी। पहली ये थी कि 1917 की क्रांति के पश्चात रूस के विरुद्ध मोर्चा में जो खुला था, उसके खिलाफ इन्हें लाभ मिलता। दूसरा वे कि अमेरिकन यहूदी थे जिन्हें अंग्रेज़ों को युद्ध के काल में लाभ मिलने की संभावना थी। हालांकि यहूदियों की उपयोगिता की संभावनाएं कम ही थीं, फिर भी हर हाल में अंग्रेज़ कुछ करने पर आमादा थे। विज़मैन का राजनय या डिप्लोमेसी की बात की जाए तो वो कामयाबी के शीर्ष पर पहुंचने वाला था। विज़मैन अपनी वाकुपटुता से, अपनी राजनयिक समझ के चलते, और इसी पृष्ठभूमि में 1917 की बेलफोर घोषणा अमल में भी आई। बेलफोर घोषणा कुछ इस प्रकार की थी। अगर हम बेलफोर घोषणा के शब्द पढ़ें तो हमें इसका बहुत ही अच्छे से आभास हो जाएगा। मैं अंग्रेजी में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट व्यू विथ फेवर द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ ए नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. तो ये जो बेलफोर घोषणा है, ये साफ स्पष्ट करती है, पूरी तरह से स्पष्ट करती है, क्लियर करती है कि अंग्रेज़ यहूदियों के पक्ष में हैं। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वहाँ के जो अरब हैं उनके हकूक़ की, उनके हक की खिलाफ वर्जी की जाए। ये घोषणा पूरी तरह से विश्वास व्यक्त करती है, विश्वास दिलाती है अरबों को कि उनके जो अधिकार हैं उनका अतिक्रमण नहीं होगा, भले ही ब्रिटिश नीति ज्यूज़ के लिए कुछ करने के पक्ष में हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने एक ऐसी नीति अपनाई, अंग्रेजी सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें वो चाह रहे थे कि अरबों और ज्यूज़ कम्युनिटीज़ जो थीं उनके बीच में एक संतुलन बना रहे। और यहीं से एक ख़तरनाक खेल की शुरुआत भी होती है। इसके ठीक 1 महीने बाद अंग्रेज़ी सेना जेरूशलम में दाखिल भी हुई। फ़लस्तीन पर ब्रिटिश मैंडेट इसके बाद जो मिला उसने यहाँ की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन किया, और जो ब्रिटिश रुख था उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ हुईं।
प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जब हार गया तो लीग ऑफ नेशंस ने अगले 30 सालों के लिए फ़लस्तीन का मैंडेट जो है वो पा लिया। अंग्रेज़ों को जिम्मेदारी मिली कि वे एक यहूदी राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक उपाय करें। वे ये भी सुनिश्चित करें कि सभी निवासियों के अधिकार अप्रभावित रहें, खासतौर पर जो दो बड़े समुदाय रह रहे थे, ज्यूज और अरब, इनके हित अप्रभावित रहें। लेकिन अंग्रेज इसमें आरंभिक दौर में ही लड़खड़ा गए। इस नीति के खिलाफ अरबों का गुस्सा होना लाजमी था। 1920 और 1921 में इसे अंग्रेजी शासन और यहूदी बसाओं के खिलाफ देखा गया। इस कंडीशन में 1922 में तत्कालीन कॉलोनियल सेक्रेटरी विंस्टन चर्चिल ने एक मेमोरेंडम के जरिए अरबों को संतुष्ट भी करने की कोशिश की। इस मेमोरेंडम में जो ज्यूज स्टेट है, यहूदी राज्य है, उसके लिए कठिन शर्तों का उल्लेख कर दिया गया था, मगर यहूदी अब अपने राष्ट्र राज्य पर धर्म और नस्ल के आधार पर पूरी तरह गर्व कर सकते थे। यानी कि यहूदियों का विश्वास इस बात के लिए बढ़ता जा रहा था कि देर से ही सही यहूदी राज्य की स्थापना होकर रहेगी। और यही मुश्किल पैदा कर रही थी उस समय की ब्रिटिश सरकार के समक्ष। उनके पास स्वर्णिम मौका था, यहूदियों के पास, अपने स्वप्न को सिद्ध करने का, पूरा करने का। इसी बीच इस क्षेत्र में यहूदियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी और ये लगातार बढ़ती जा रही थी। 1922 में वे महज 83,790 थे, जो 1929 आते आते 1,56,481 हो गए। डॉक्टर वीसमैन ने वैश्विक यहूदी संगठन में अहम भूमिका निभाई थी। वर्ल्ड ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्यूज एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन के निकट संपर्क में बनी हुई थी। इससे पहले ही मैंडेट के तहत संस्थाओं के विकास की जिम्मेदारी मिली हुई थी। इसने तेजी से गवर्नमेंट ऑफ ज्यूज फॉर पैलेस्टाइन की हैसियत भी पाली थी। इसी के अंतर्गत 1925 में जेरूशलम के माउंट स्कोपस में एक हिब्रू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई। इस बीच 1886 में वारसा में जन्मे बेन गुरियन इसी फिलिस्तीन के क्षेत्र में काम करने के लिए भी पहुंचे। दोस्तों, यही जब इजराइल स्थापित हुआ तो इसके पहले प्रधानमंत्री बने थे। ये समाजवादी विचारों के आधार पर यहूदियों के लिए काम कर रहे थे बेन गुरियन। फलस्तीन के यहूदियों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव था। इस दौरान जहां यहूदी मजबूत हो रहे थे तो अरब कमजोर नेतृत्व के चलते यथावत और जड़वत थे। 1921 में अरब पैलेस्टाइन का मुख्य कार्यालय जेरूशलम के मुफ्ती को सौंप दिया गया, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ कार्य करने को इच्छुक थे। इनका नाम हज अमीन अल हुसैन था। क्षमा करें, हज अमीन अल हुसैनी था। अमीन राष्ट्रवादी अरब थे और फिलिस्तीनियों के एक तरह से लोकप्रिय नेता थे और ये उनके लिए काफ़ी कुछ करना भी चाहते थे, पर वे अंग्रेज़ों के दबाव का सामना सही से न कर सके। 1922 से लेकर 1928 तक फ़लस्तीन एक तरह से शांति ही था, लेकिन 1929 से यहूदियों और अरबों के मध्य हिंसक झड़पें शुरू हो चुकी थीं। इनमें 133 ज्यूज और 116 अरब्स जो थे वो मारे गए। 1929 की हिंसा ने अरबों और यहूदियों के मध्य की फॉल्ट लाइन को स्पष्ट कर दिया था, उजागर कर दिया था। अरबों के भय की पृष्ठभूमि में अपनी फ़लस्तीन के प्रति नीति को पुनः परिभाषित करते हुए अंग्रेजी सरकार ने दो अलग अलग आयोगों का गठन किया। पहला सर वॉल्टर शॉ और दूसरा सर जॉन हॉप सिम्पसन की अध्यक्षता में था। दोनों आयोगों के प्रतिवेदन या रिपोर्ट्स में सिफारिश की गई थी कि ज़मीनी हालात को ध्यान में रखते हुए अरब अधिक से अधिक 20,000 यहूदियों को यहां बसने दिया जाए। इससे अधिक नहीं। इससे ब्रिटेन और दुनिया भर के यहूदी क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। इस पर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विसमैन को भरोसा दिया कि ऐसा एक्चुअल में कुछ होगा नहीं, आप टेंशन मत लें, आप परेशान मत हों। इससे पहले यह स्थापित हो कि फ़लस्तीन की समस्या का हल हो गया है, यूरोप में एक और सियासी तूफान ने दस्तक दे दी थी। 30 जनवरी 1933 को एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। मार्च तक उसने अपनी तानाशाही कायम कर ली थी। इसका सीधा असर स्थानीय जो यहूदी थे, जो लोकल ज्यूज थे, उन पर पड़ने वाला था। जर्मनी में रहने वाले यहूदियों को धीरे धीरे संगठित प्रयासों के द्वारा जर्मनी से बाहर धकेला जाने लगा। हिटलर में
गहराई तक एंटीसेमिटिज्म भरा था। जर्मनी में हिटलर के भय से और एंटीसेमिटिज्म के पोलैंड और रोमानिया में उभार से ज्यूस ने भारी संख्या में यहाँ से पलायन करना भी शुरू कर दिया। अमेरिका के कठोर नियमों के चलते फिलिस्तीन ही यहूदियों का मुख्य सहारा बचा था। इसका परिणाम यह हुआ कि 1936 आते आते ज्यूस की फिलिस्तीन में 3,70,483 तक जनसंख्या पहुंच चुकी थी। इन नए आगंतुकों और पहले से बसे यहूदियों की सोच में एक अंतर भी था, खासतौर पर लाइफस्टाइल को लेकर। 1931 में यहूदियों के दबाव में रैमजे मैकडोनल्ड की सरकार ने जो किया उससे अरबों को ज्यूस की शांति, ज्यूस की जो शक्ति थी और उनका जो भविष्य था, उनकी जो मुश्किलें थी उसका अनुमान हो चला था। प्रतिक्रिया स्वरूप 15 अप्रैल 1936 को अरब विद्रोह शुरू हो गया था। जैसे जैसे जनसंख्या यहूदियों की बढ़नी शुरू हुई तो स्थानीय जो अरब थे वो क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए और एक तरह से बगावत की स्थिति पैदा हो गई, विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। इसकी शुरुआत 15 अप्रैल 1936 को नेबलस में एक ज्यूस की हत्या से हुई। इसके पश्चात हज अमीन के नेतृत्व में अरब हायर कमेटी का गठन हुआ। इस स्थिति का सामना करने के लिए अंग्रेजी सेनाएं भी तैनात की गईं। यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, तो इसका राजनीतिक समाधान खोजने के लिए लॉर्ड पील की अध्यक्षता में द पैलेस्टाइन रॉयल कमीशन की भी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य तनाव और हिंसा के कारणों को समझते हुए अरबों यहूदियों की न्यायसंगत शिकायतों का निपटान करना था। इस कमीशन के एक सदस्य प्रोफेसर रेजिनॉल्ड कुपलैंड, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे, ने यह कंक्लूजन निकाला कि फिलिस्तीन में दो पृथक सभ्यताएं हैं, एक अरब की जो कि एशियन है और ज्यूस की जो कि यूरोपियन है। उनकी मान्यता थी कि दोनों पृथक सभ्यताएं साथ तो रह ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उन्होंने विभाजन को ही उचित समाधान समझा। कूपलैंड ने न केवल अपने फेलो मेंबर्स को बल्कि विजमैन को भी पार्टीशन के समाधान के लिए मना लिया था। 1937 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के विभाजन के पक्ष में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए था कि ब्रिटेन अरब को नाखुश नहीं करना चाहता था। अब सर जॉन वुडहेड की अध्यक्षता में एक और आयोग फिलिस्तीन भेजा गया। ब्रिटेन को अरब के सहयोग की 3 कारणों से अधिक जरूरत थी इस समय। पहला ये कि कच्चे तेल की आपूर्ति मध्य पूर्व से निर्बाध रूप से जारी रहे। दूसरा ये कि यूरोप का माहौल गर्म हो रहा था। तीसरा ये कि भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे उपनिवेशों से उसका जो अर्थात ब्रिटेन का जो संचार चैनल है वो मध्य पूर्व के जरिए ही संभव था और इनके सहयोग के बिना ये असंभव हो जाता। तत्कालीन कॉलोनियल सेक्रेटरी मैल्कम मैकडोनल्ड ने नए जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसकी घोषणा की। ये ज्यूस के प्रति ब्रिटिश प्रतिबद्धता के अंत की ओर एक संकेत भी था। अगले 10 सालों में एक संयुक्त फिलिस्तीन को स्वतंत्र किया जाएगा। ज्यूस माइग्रेशन को 75,000 तक ही सीमित किया जाएगा। रोगन और श्लेन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हज अमीन इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने हिटलर का तब रुख किया। हालांकि ब्रिटेन के सहयोगी जैसे सऊदी अरब के इब्न सऊद और ट्रांस जॉर्डन के अब्दुल्ला ये मानते थे कि ब्रिटेन की यह नीति स्थायी शांति के लिहाज से ठीक है। अरबों पर इस पॉलिसी का मिला जुला असर था, किंतु ज्यूस इस मैकडोनल्ड पॉलिसी को अपने लिए जो है मुश्किल दौर में दिए गए एक धोखे की तरह ही मान रहे थे। नवंबर 1938 तक हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। 30 जनवरी 1939 के अपनी सत्ता प्राप्ति की 6वीं बरसी पर हिटलर ने ज्यूस के सफाई की बात की। एक बात तो तय है कि नाजियों की ज्यूस के विरुद्ध नीति अनेक लेवल पे थी, अनेक स्तर पर स्तरीय थी। पहली ये कि उन्हें डरा धमकाकर जर्मनी छोड़ने के लिए विवश किया जाए। कुल मिलाकर यहूदियों पर नाजियों की सनक कहर बनकर टूट पड़ी। चैल्मो, बेल्जेक, सोबीबार और ट्रेबलिंका जैसे कैंप्स में यहूदियों को नरसंहार झेलना पड़ा, लेकिन सबसे खतरनाक जो था वो ऑस्विट्स का था। यहां पर 1 लाख बंदियों को एक साथ रखा जा सकता था।
इसे होलोकॉस्ट का के एक बड़े प्रतीक के तौर पर आज भी माना जाता है और सारी दुनिया इसको जानती है। हम सभी ने अलग अलग मौक़ों पर इसके बारे में पढ़ा है। अनेक विद्वान जैसे मानते हैं कि नाजियों द्वारा ज्यूस के नरसंहार ने यहूदियों के मन में एक बात गहरी बिठा दी थी कि उनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ अपने यहूदी राज्य में ही संभव है। दिसंबर 1941 में एक और दुर्घटना घटी। 769 यहूदी शरणार्थियों से भरा जहाज जब इस्तांबुल पहुंचा तो तुर्की ने शरण देने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों ने इसे फ़लस्तीन जाने से भी रोक दिया। फलस्वरूप जब इसको हार्बर से विवश किया गया, बाध्य किया गया हार्बर छोड़ने के लिए, तो आगे जाकर जहाज पानी में डूब गया और सारे के सारे 769 ज्यूज जो यात्री थे वो डूब गए। उन सभी की मौत हो गई। अब तक ज्यूज ये पूरी तरह से समझ चुके थे कि उनका अस्तित्व तभी सुरक्षित है जब वो संघर्ष करेंगे अपने राज्य के लिए। इस पृष्ठभूमि में अनेक समूह जैसे इर्गन ज़्वाई ल्यूनी नेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और लेहीज फाइटर्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इजराइल सक्रिय हो गए। अनेक अतिवादी नेता जिनमें मेनहेम बेगिन और अब्राहम स्टर्न शामिल थे का उदय हुआ, जो इन समूहों को नेतृत्व दे रहे थे। ब्रिटेन का विरोध यह कहकर करने लगे ये सब कि यहूदियों को इस देश ने धोखा दिया है। इस पृष्ठभूमि में हमें यह समझ लेना चाहिए कि अब यहूदियों के हित के लिए महज ब्रिटेन का ही समर्थन पर्याप्त नहीं था, निर्णायक नहीं रह गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका धीरे धीरे विश्व राजनीति में सक्रिय रूप से एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर रहा था। यूरोप में यहूदियों के नरसंहार ने अमेरिकन यहूदियों के मन में इजरायल के पक्ष में भावनाएं भी मोड़ दी थीं। उत्तरी अमेरिका में यहूदी औपनिवेशिक युग के पूर्व से रहते आए हैं। डच ज्यूज के न्यू एम्स्टर्डम में 1654 में पहुंचने के प्रमाण हैं। 1848 की असफल क्रांति के पश्चात 19वीं सदी के मध्य से ज्यूज पॉपुलेशन यहां तेजी से बढ़ने लगी। 1880 के बाद रूसी साम्राज्य में यहूदी प्रताड़ना से तंग आकर अपनी संपत्ति आदि छोड़कर उत्तरी अमेरिका की ओर रुख करने लगे। एक आंकड़ा है कि 1881 से 1914 के मध्य लगभग 2,19,000 यहूदी अमेरिका पहुंचे। पहले वे न्यूयॉर्क की स्लम्स में बसे, फिर जैसे जैसे उन्होंने प्रगति की वे अन्य भागों की ओर भी गए। अमेरिका आने वाले ज्यूज ने यहां आकर उदार वातावरण में बेशुमार तरक्की की। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में यहूदियों के साथ भेदभाव नहीं हुआ, मगर जैसा कि यूरोप के कई देशों में था, यहाँ जहाँ यूरोप के देशों में तो ये था कि राज्य की नीति के तौर पर ज्यूज के खिलाफ अभियान चला। ऐसी नीति कम से कम सरकारी स्तर पर अमेरिका में नहीं थी। सामाजिक स्तर पर भेदभाव जरूर था। कू क्लक्स क्लैन एक ऐसा ही उदाहरण है। जैसे जैसे जर्मनी में ज्यूज के खिलाफ हिटलर का आतंक बढ़ा, अमेरिका में जियोनिज्म परवान चढ़ता गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने से कुछ राहत मिली, पर वास्तव में दरअसल उन्होंने कुछ किया नहीं था। रूजवेल्ट ने सऊदी अरब के इब्न सऊद को भरोसा दिलाया था कि बिना अरबों और यहूदियों के साथ पूर्ण विचार किए फलस्तीन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 1944 का साल चुनावी साल था। रूजवेल्ट चौथी बार राष्ट्रपति चुने जाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने एक प्रो जियोनिस्ट सीनेटर को यह वचन दिया कि अगर वो विजयी होते हैं तो फलस्तीन को एक मुक्त और स्वतंत्र ज्यूइश कॉमनवेल्थ के तौर पर देखना पसंद करेंगे। रूजवेल्ट भली भांति जानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये ज्यूज और फिलिस्तीन का मुद्दा बेहद गंभीर होने वाला है। यही वजह थी कि रूजवेल्ट फरवरी 1945 में आयोजित याल्टा कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर मिस्र में इब्न सऊद से मिलने जा पहुंचे। इब्न सऊद ने कहा कि अगर ज्यूज पीड़ित हैं क्योंकि वे प्रताड़ित किए गए हैं, तो अरब के बजाय उन्हें एक्सिस कंट्रीज के द्वारा राहत दी जानी चाहिए। रूजवेल्ट ने इब्न सऊद के कड़े रुख के चलते उन्हें भरोसा दिलाया कि अमेरिका ज्यूज की सहायता कभी भी अरबों के खिलाफ तो जाकर नहीं करेगा। जब 12 अप्रैल को रूजवेल्ट का निधन हुआ, तब तक अमेरिका मध्य पूर्व की इस राजनीति के उसी स्थान पर जा पहुंचा था जहां से ब्रिटेन ने पलायन करना शुरू किया था। धीरे धीरे अरब और ज्यूज दोनों को ब्रिटेन जैसा ही भरोसा दिया गया था कि अमेरिका दोनों के साथ है। यूरोप में हिटलर के अंत के साथ यह भरोसा पैदा हुआ कि अरब यहूदियों का यह मुद्दा अब हल हो ही जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के अंत होते होते ज्यूइश रिवोल्ट ने ब्रिटेन की फलस्तीन में स्थिति को कमजोर किया था। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी जब सत्तासीन हुई, यह ब्रिटिश दल आरंभ से ही ज्यूज का समर्थक माना जाता था। अरब देशों से
गुजरने वाली तेल पाइपलाइंस की सुरक्षा भी ब्रिटेन के लिए अहम मुद्दा थी। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित मध्य पूर्व से जुड़े हुए थे। उधर लेबनान और सीरिया 1943 और 1946 में फ्रेंच मैंडेट से आज़ाद होकर एक तरह से स्वतंत्र मुल्क, आज़ाद मुल्क बन चुके थे। 1936 की संधि के सहारे किसी तरह मिस्र के साथ ब्रिटेन के संबंध जारी थे, हालांकि स्वेज कैनाल इसके मूल में थी। ट्रांस जॉर्डन 1946 में आज़ाद हुआ। इसके ब्रिटेन के साथ गहरे ताल्लुकात थे। हज अमीन फ़लस्तीनियों के नेता थे, मगर उनकी कमज़ोर लीडरशिप फ़लस्तीनियों की मजबूती से नुमाइंदगी करने में नाकाम साबित हो रही थी। फ़लस्तीनियों के पास मजबूत राजनीतिक संरचना का अभाव भी था। कुल मिलाकर अरब क्षेत्र और फ़लस्तीन दोनों बहुत जल्द उठने वाले ज़ियोनिस्ट साइक्लोन से निपटने में पर्याप्त कमज़ोर थे। लॉय हेंडरसन सोवियत मामलों के विशेषज्ञ थे अमेरिका में। आप बगदाद में राजदूत के तौर पर भी रहे थे। उन्होंने ये अच्छे से भांप लिया था कि अरब ज्यूइश दावों को लेकर बेहद असहज हैं। अपने मध्य पूर्व के अनुभवों से हेंडरसन ने 2 निष्कर्ष निकाले। पहला ये कि यहूदियों का अपना राज्य सिर्फ हिंसा के जरिए ही पॉसिबल है। दूसरा ये कि ज्यूज ने यूरोप में जो सहा है वो यूरोप से रिप्लेस होकर कहीं मध्य पूर्व में ना आ जाए। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बाद ट्रूमैन राष्ट्रपति बनते हैं। इनका बैकग्राउंड रूजवेल्ट से अलग था। अनेक यहूदी इनके गहरे मित्र हुआ करते थे और निश्चित रूप से यह इन पर प्रेशर ग्रुप की तरह ही काम कर रहा था, अर्थात यहूदियों से ट्रूमैन की नज़दीकी। क्लार्क क्लिफोर्ड और डेविड नाइल्स का फ़लस्तीन पर ट्रूमैन की सोच और समझ पर गहरा असर डाल रही थी। क्लिफोर्ड का मत था कि यहूदियों को उनका घर मिलना ही चाहिए। 1948 के ट्रूमैन के री इलेक्शन में इस नैरेटिव का गहरा असर हुआ था। डेविड नाइल्स ने यूरोप में यहूदियों पर हुए अत्याचार पर ट्रूमैन के मन में एक सहानुभूति भी पैदा की थी। इनफैक्ट नाइल्स, जो कि बोस्टन में खुद भी एक गरीब यहूदी परिवार में जन्मे थे, ट्रूमैन और ज्यूज कम्युनिटी के दरमियान एक पुल का काम कर रहे थे। कुल मिलाकर 3 चीज़ें ट्रूमैन के निर्णय पर प्रभावी थीं इस समय। पहली, यहूदियों से मित्रता। दूसरा, इमोशंस और उनके दल के लिए यहूदियों से राजनीतिक अपेक्षाएं। अंग्रेजों से मिली निराशा और यूरोप में हुए अत्याचार से यहूदियों ने सशस्त्र विद्रोह का मन बना लिया था। इर्गन और लेहीस ने इस उद्देश्य के लिए सशस्त्र सहयोग की बात की। 1945-46 की एक विंटर में इसका प्रभाव बढ़ता रहा। इसका प्रभाव बढ़ना और शुरू हुआ। इनकी संयुक्त क्षमता का तब पता चला जब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 1945 के दरमियानी रात में इन्होंने अंग्रेजी प्रतीकों पर धावा बोला। इसी के साथ हगना ने हैगन के जो लड़ाके थे, उन्होंने 500 विस्फोटों के जरिए रेलवे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजों की कमजोर आर्थिकी इन्हें इस संघर्ष में निरुत्साहित कर रही थी। 16-17 जून को फिलिस्तीन को मध्य पूर्व से जोड़ने वाले 11 में से 10 पुलों को हिब्रू रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाकों ने ध्वस्त कर दिया। इसके साथ साथ इसी साल महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयास भी जारी थे। 13 नवंबर 1945 को 6 ब्रिटिश और 4 अमेरिकन की संयुक्त जांच समिति गठित हुई। कमेटी का उद्देश्य फिलिस्तीन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना था। कमेटी ने ज्यूज कंसंट्रेशन कैंप्स का दौरा किया, लोगों को सुना। कमेटी का निष्कर्ष यह था कि ना तो अरब स्टेटहुड और ना ही ज्यूज स्टेटहुड के फेवर में है वो। जब ये अमेरिकी ब्रिटिश सहयोग किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा तो ब्रिटेन ने सैनिक विकल्प पर विचार किया। जेरूसलम, हाइफा और तिल अवीव पर कार्रवाई ऑपरेशन अगाथा के तहत की गई। मुख्य नेता बेन गुरियन उस समय पेरिस में थे। इसने भूमिगत हो गए और विजमैन को डिस्टर्ब नहीं किया गया। बदले में अलग अलग ज्यूज स्टेट समर्थक गुटों ने संयुक्त कार्रवाई प्लान की, लेकिन किंग डेविड होटल पर जो हमला हुआ उसमें 91 लोग मारे गए और इसने इस आंदोलन को गंभीर रूप से आघात पहुंचा दिया था। अब तक ये विकट स्थिति जो थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। अमेरिका ने ज्यूज स्टेटहुड के पक्ष में अपना विश्वास और मजबूत किया। अरबों के विरोध के उपरांत भी ब्रिटिश सरकार बहुत दिन तक अनिर्णय की स्थिति में नहीं रह सकती थी। इन सब के बीच अभी हाल ही में अस्तित्व में आए संयुक्त राष्ट्र संघ से यह उम्मीद थी कि शायद वो कुछ करे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसका मुख्य परिणाम यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमिटी ऑन पैलेस्टाइन या अनस्कॉप की स्थापना थी।
अरब अपने पूर्वाग्रहों के चलते इस समिति का बॉयकॉट कर बैठे। हालांकि इतिहासकार, राजनीतिक इतिहासकार इसे अरबों की बड़ी गलती के तौर पर मानते हैं। इसके विपरीत ज्यूज ने अपने 2 प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ की इस समिति को अपनी बातें समझाने के लिए भेजे, कन्विंस करने के लिए ये लोग लगे रहे। इनमें से एक ब्रिटिश ट्रस्टीशिप का खात्मा एक मांग थी और दूसरा ज्यूज ने स्टेटहुड की बात कही गई थी। काफ़ी अध्ययन के बाद यूएन स्कॉप या अनस्कॉप इस परिणाम पर पहुंचा कि पार्टीशन ही रियलिस्टिक और प्रैक्टिकेबल सेटलमेंट है। प्रस्तावित अरब राज्य बिखरे हुए भौगोलिक क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाना था। ये थे रफ़ा से गाज़ा, दक्षिणी तटीय इलाके में नॉर्थ में गैलीली, इसमें नेबलस, हेब्रोन और बेरशेबा के आंतरिक भाग भी शामिल थे। ज्यूज स्टेट के भाग आपस में संबद्ध थे। इसमें तेल अवीव और हाइफा के तटीय मैदान, दक्षिण का निगेव मरुस्थल और इसके अलावा जेजरील और ह्यूले घाटियां भी शामिल थीं। अनस्कॉप राजनीतिक विभाजन के बावजूद आर्थिक क्षेत्र की एकजुटता के पक्ष में थी। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय यह था कि जेरूशलम को कॉर्पस सेपरेटम अर्थात यूएन के अंतर्गत इंटरनेशनल सिटी होना था। अनस्कॉप की रिपोर्ट महासभा में पेश होते ही विवादों का घर बन गई। पहला तो यही कि राजनीतिक रूप से विभाजित किंतु आर्थिक रूप से एकीकृत व्यवस्था को लेकर अनेक आक्षेप किए जाने लगे। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह थी कि प्रस्तावित ज्यूज स्टेट में अरबों की बड़ी संख्या रह जानी थी। अंग्रेज दृढ़ थे कि वे इस पार्टीशन के विरोध में हर कोशिश करेंगे। जेरूशलम की स्थिति को लेकर ज्यूज भी पशोपेश में थे और वे असंतुष्ट भी थे, नाराज भी थे। सोवियत संघ इसके समर्थन में दिखा तो अमेरिका भी उत्साहित हो उठे। ट्रूमैन हालांकि 2 राह पर खड़े थे, अब अरबों का खनिज तेल और अमेरिका में ज्यूज वोटर्स का राजनीतिक लाभ। आखिर में उन्होंने पार्टीशन के पक्ष में अपना रुख स्पष्ट ही किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में काफी मशक्कत के बाद विभाजन के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ। यहूदी इलाकों में खुशियां मनाई जानी शुरू हो गई तो अरबों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। अरबों के प्रवक्ता जमाल हुसैनी ने कहा कि यह बड़ा दुख का दिन है। यह विभाजक रेखा रक्त और अग्नि की रेखा होगी और यह सच में हुई भी। अरब हायर कमेटी ने 2 से 4 दिसंबर 1947 को आम हड़ताल का आयोजन किया। यह एक तरह से सिविल वॉर की एक घोषणा ही थी। अरबों ने अंग्रेजों को भरोसा दिया था कि विरोध शांतिपूर्ण होगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। जेरूशलम में ज्यूश शॉपिंग एरियाज जो थे उनको नजरे आतिश किया जाने लगा, उनको जलाया जाने लगा। अब अंग्रेज किसी भी तरह यहां से निकलने को प्राथमिकता दे रहे थे। जो स्थापित मशीनरी थी वो निरंतर कमजोर हो रही थी और वैसे भी दूसरे विश्व युद्ध ने अंग्रेजों को बिल्कुल कमजोर कर दिया था। वे हाँफ रहे थे और किसी भी तरह से इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे। चेकोस्लोवाकिया के नेतृत्व में यूएन पैलेस्टीनियन कमीशन का गठन हुआ और इसको पार्टीशन प्लान को एग्जीक्यूट करना था। अर्थात चेकोस्लोवाकिया जो था उसकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना संयुक्त राष्ट्र संघ का, और जो विभाजन का प्लान था यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच, इसे जाके एग्जीक्यूट करना था। लेकिन यह आसान नहीं था। ब्रिटेन ने कहा कि इस आयोग के सदस्यों को फिलिस्तीन के इलाके में घुसने नहीं दिया जाएगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के पास जा पहुंचा और कहा कि भाई उसे सैन्य सहायता दी जाए, तभी यह संभव होगा। सोवियत और अमेरिका जो हित थे इन दोनों के, वहां की जो राजनीति चल रही थी उसको लेकर, और अमेरिका नहीं चाहता था कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई सैन्य सहायता दी जाए, तो ये दरअसल प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। कुल मिलाकर अरब और ज्यूज आमने सामने थे और उन्हें ही अपना भविष्य तय करना था कि क्या हो। फौजी अल कॉकजी जो कि सीरियन ऑफिसर था, उसने लगभग 5000 अरब फिलिस्तीनियों का लड़ाका दस्ता तैयार किया। इसमें सीरियन भी शामिल थे, पर अरब तब भी युद्ध कला के लिहाज से काफी पीछे थे। ठीक इसके विपरीत यहूदियों को युद्ध का अनुभव था। ज्यूइश ब्रिगेड ने ब्रिटिश आर्मी की ओर से लड़ाई लड़ी थी और अभी तक जो सैन्य अभियान था
यहूदियों का वो अंडरग्राउंड ही चल रहा था। अब उसे बाहर किया गया, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील किया गया। इनका प्लान डेलेट या प्लान डी था। इसके तहत इन्हें ज्यूज इलाकों का फुल कंट्रोल लेना था। शीघ्र ही झड़पें भी शुरू हो गईं। मैंडेट के आखिरी दिन तक यह खून खराबा और बढ़ चुका था। प्लान डी सफल हो रहा था। बेन गुरियन और उनके सहयोगी विचार कर रहे थे कि जिस दिन फलस्तीन में ब्रिटिश मैंडेट खत्म हो, उसी दिन नए यहूदी राज्य की घोषणा कर दी जाए। लेकिन एक खतरा अभी भी बना हुआ था। वो ये था कि जैसे ही आज़ादी की घोषणा होगी इजराइल की, आसपास से अरब स्टेट्स का यहूदियों पर हमला होना तय है। दूसरी ये बात थी कि अंग्रेज़ों की लाचारी और उनका अरबों का साथ भी होना। सोवियत संघ की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं थी। सारा दारोमदार अब अमेरिका पर था। क्लिफोर्ड फिर से अपने काम में जुट गए। उन्होंने ट्रूमैन को संभावित स्थिति से निपटने में अमेरिकी रोल को अहम बताया। ट्रूमैन 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यूज स्टेट को रिकॉग्निशन देने का मन बना चुके थे, पर मार्शल की अनिच्छा के चलते ऐसा संभव नहीं हुआ। अगले दिन अर्थात 14 मई को ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर एलन कनिंघम ने जेरूशलम छोड़ दिया और हाइफा से जहाज से इंग्लैंड के लिए वापस हो लिए। इसी दिन बेन गुरियन तेल अवीव के म्यूजियम में अपने सहयोगियों के साथ एकत्रित हुए, अपने कलीग्स के साथ एकत्रित हुए और उन्होंने दुनिया के नए देश इजराइल की घोषणा की, इजराइल के जन्म की घोषणा की। विज़मैन इस नए राज्य के पहले प्रेसिडेंट बने, जबकि बेन गुरियन पहले प्रधानमंत्री बने। उधर अमेरिका भी सक्रिय था। 6 बजे इजराइल राज्य की घोषणा हुई तो ठीक 11 मिनट बाद ट्रूमैन ने इजराइल को डी फैक्टो मान्यता भी दे दी। लेकिन मित्रों, सब कुछ यही नहीं खत्म हो जाता। दरअसल यह शुरुआत थी आज तक ना खत्म होने वाले एक विवाद की। हिंसा इस समय भी जारी है। इस विषय के अगले पॉडकास्ट में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे इजराइल राज्य की घोषणा होते ही उस पर पहला हमला अरबों की तरफ से हुआ और किस तरह से 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद जो टेंशन है वो लगातार बनी रही और बड़े बड़े युद्ध हुए, जिन्होंने न सिर्फ मध्य पूर्व को अपनी चपेट में लिया बल्कि दुनिया की राजनीति के केंद्र में ये क्षेत्र रहा है और दुनिया की राजनीति को इसने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। तो हम अगली पॉडकास्ट जो सीरीज़ है मध्य पूर्व और इस विषय को लेकर हम उस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो मित्रों, पहले भाग में हमने उस पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया जिसने इजराइल को जन्म दिया। आशा है कि ये जानकारी आपकी स्पष्ट राय के निर्माण में अत्यंत सहायक होगी। अगली पॉडकास्ट में इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जब इजराइल की स्थापना हुई तो किस तरीके से पिछले 70 सालों में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। हम एक श्रृंखला में ये भी चर्चा करेंगे कि इजराइल और भारत के संबंध कैसे थे और उनका क्या महत्व है भारत के लिए, इजराइल के लिए और आज की जो समकालीन राजनीतिक वैश्विक राजनीति है उसमें भारत और इजराइल के संबंधों का क्या महत्व है। तो विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा जारी रखेंगे। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर, ये सामग्री और आपको ये जो जितनी भी सामग्री है वो आपको अगर लाभदायक लग रही है, आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो उससे ज़रूर अवगत कराएं। आपका हार्दिक धन्यवाद।